हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। पॉलिटी मेड इजी की सीरीज में हम देख रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं उसके क्षेत्र या संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें हमने सभी राज्यों को, यूटीज को पढ़ा। किस आर्टिकल में स्टेट से रिलेटेड कौन सी बात कही हुई है, इसके बारे में हमने पढ़ा। कैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे नेम चेंज होता है, कैसे एक स्टेट को बाइफरकेट करके दो अलग स्टेट या तीन अलग स्टेट बना दिए जाते हैं। तो सारे प्रोसीजर को समझ लिया, कौन कौन से स्टेट किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू कौन सा स्टेट कौन सा यूटी फॉर्म हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अपने तैयारी के समय में पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के बारे में, यानी कि विवादित क्षेत्र। जो हमारे पड़ोसी देशों से हमारा जो सीमा विवाद चल रहा है, किन क्षेत्रों को लेकर चल रहा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं विवादित क्षेत्र या डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे चाइना के साथ में, चीन के साथ में जो सीमा विवाद है। इसके बाद अगर आज के लेक्चर में समय रहा तो पाकिस्तान और जो छोटे मोटे आइलैंड्स को लेकर अलग अलग पड़ोसी राज्यों से या पड़ोसी देशों से हमारा विवाद है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। शुरुआत हम करेंगे भारत और चाइना के जो सीमा विवाद है उसको लेकर। अब जब भारत और चाइना के सीमा विवाद की बात करते हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भारत और चाइना की सीमा की लंबाई कितनी है। तो इंडिया और चाइना की अगर हम सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर्स। तो इंडिया चाइना बॉर्डर की लेंथ कितनी है? तो 3488 किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड है, काफ़ी विवादित सीमा है ये। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो स्टेट्स जो शेयर करते हैं बाउंड्री, शेयर बाउंड्री विद चाइना, तो सबसे पहले हम उन स्टेट्स को समझते हैं। देखिए, बहुत लोग जैसे ही बोलो चाइना के साथ में हमारे कौन कौन से राज्य मिलते हैं, पहला आंसर आप लोग दे देते हैं तो जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये अक्साई चीन वाला एरिया है, जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, वो आपका लद्दाख में आता है। कहाँ आता है? आपके लद्दाख में आता है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये ऐसे करके ये पूरी सीमा आती, ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है, और ये आपका जो एरिया है ये लद्दाख है। ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये आपका लद्दाख है। तो सबसे पहला राज्य होगा लद्दाख, और लद्दाख राज्य नहीं है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपका आता है हिमाचल। ये कौन सा है एरिया है? ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो यूटी लद्दाख यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इसके बाद में आपका आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आ गया आपका, यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड है। यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा क्या है? ये सिक्किम है। ठीक है, और ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर राज्यों की बात करें, स्टेट्स, तो कितने स्टेट आएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये वाला है हिमाचल प्रदेश। स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूटी की बात अभी मैं नहीं कर रहा। तो हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो गया उत्तराखंड, ये आपका हो गया सिक्किम, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट हो गए। एंड द यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये 5 क्षेत्र हैं या राज्य हैं या यूटीज हैं, राज्य एवं यूटी हैं, जो चीन से सीमा साझा करते हैं। ये आपका पूरा यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा, ये सब पूरा हिस्सा चीन है। ये क्या है? पूरा हिस्सा ये चीन है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि सीमा
आप लोग रट लेते हैं, कौन सा प्रदेश टच होता है उसको रट लेते हैं, लेकिन आपको पता है किन किन पॉइंट को लेके डिबेट है, कहाँ पे काराकोरम पास और दमचौक को लेके कहाँ से एक्साइजिंग की सीमा बन रही है। और आपका उधर जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो आपका असफिला, तवांग वैली और लॉन्गजो, इन सब को लेके विवाद है। ये सारे वर्ड्स या ये जगह के नाम आपने कभी सुने होंगे, हो सकता है बहुत लोगों ने ना सुने हो, तो स्किप कहीं ना करिएगा, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आराम से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर करिए जिसको भी आपको ये चाइना बॉर्डर समझानी है, क्या इशूज़ है, कहाँ से आया है। हम आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कहाँ से इसका मतलब जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वहाँ से और आज तक ये सीमा विवाद किस रूप में चलता हुआ चला आया, कब बढ़ा कब घटा, क्या चीज़ हुई। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1950 तक 1950 तक 1950 तक भारत और चीन एक दूसरे से सीमा साझा करते ही नहीं थे, ठीक है। इंडिया नेवर शेयर्ड अ कॉमन बाउंड्री विथ चाइना टिल चाइना लिबरेटेड और ऑक्यूपाइड तिब्बत इन 1950। पहले जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र, ये पूरा तिब्बत हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? तिब्बत। ये एरिया पूरा तिब्बत था, इसके ऊपर चाइना था। तो भारत और चीन के बीच में तो कोई सीमा साझा होती ही नहीं थी। अब जब भारत और चीन के बीच में कोई सीमा साझा नहीं होती तो ये सब विवाद ही नहीं होता। लेकिन 1950 के बाद जब तिब्बत को चाइना ने अपने चाइना ने कब्जा कर लिया, उसके बाद भारत और आपका जो चीन है उनके बीच में सीमा साझा हुई। अब जब सीमा साझा हुई तो वहाँ पे 1954 में शुरुआत होती है कुछ अनबन की। क्या होता है? सिंस 1954 China started claiming large tracts of territory along the entire border, such as Aksai Chin in Jammu Kashmir and some areas in Uttarakhand and Arunachal Pradesh. अब 1954 से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और 1954 से बल्कि आज तक चीन क्या करता रहा है, भारत के जो क्षेत्र हुआ करते हैं जैसे कि अक्साई चीन हो गया, उत्तराखंड का ये जो आप दो डार्क सर्कल देख रहे हैं, ये हिस्सा हो गया, ये आपका अरुणाचल का हिस्सा हो गया। ऐसे बहुत सारे जगहों की डिमांड जो है वो चाइना करता रहा है। चाहे चीन कहता रहा है कि भैया ये हिस्सा अक्साई चीन वाला है और ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये उत्तराखंड का छोटा से दो हिस्से हैं, तो ये चाइना कहता रहा है कि हमारा हिस्सा है। अब क्या होता है, इन सभी चीज़ों को लेकर 1962 1962 में होता है इंडो चाइना वॉर, ठीक है, 1962। इसको साइनो इंडिया वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो इंडिया वॉर, ठीक है, या इंडो चाइना वॉर। तो साइनो इंडिया वॉर होता है 1962 में और इसके बाद में एक लाइन बनाई जाती है, सीज फायर लाइन, ठीक है, एक लाइन बनाई जाती है सीज फायर लाइन, जिसको हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहेंगे। अच्छा, ये चीज़ जान लीजिए, जब 1962 में इस लाइन की बात की गई तो इसको LAC नहीं कहा गया था, ये एक नॉर्मल सीज फायर लाइन थी कि मतलब सीज फायर का उल्लंघन इस लाइन पर नहीं होगा। इसको डिमार्केट नहीं किया गया था। जो 1962 वाली जो लाइन है इसको डिमार्केट नहीं किया गया, मतलब कि इसको पूर्णतः चिन्हित नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक तो वैसे भी यहाँ पे 1962 वॉर में जब चाइना के लोगों ने, मतलब चाइनीज आर्मी, उसने यहाँ तक हमारा कब्जा कर लिया और ऊपर से उसको डिमार्केट भी नहीं किया, तो मतलब कब्जा भी किया और कितना कब्जा किया एग्जैक्ट उसको भी सीमांकित नहीं किया, यानी कि डिमार्केट नहीं किया। हालांकि बाद में ये डिमार्केट तो खैर नहीं किया जाएगा, आगे भी आज तक नहीं डिमार्केट किया गया, बट फिर भी जो इसको ऑफिशियली इसको नाम दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो आगे दिया जाएगा, अभी हम उसको समझेंगे। तो line came into existence after war of 1962
एंड इट वाज मिलिट्री हेल्ड लाइन। ये कोई हमारे बीच में ऐसा कोई राजनीतिक समझौता हो कि ये लाइन नहीं बनी है कि हमारे देश के डेलीगेट्स जो है और चाइना के डेलीगेट्स बैठ कर उन्होंने डिसाइड किया कि ये लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिलिट्री लाइन है, ठीक है। ये सेना ने जो लाइन बनाई है ये वही चल रही है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक्चुअल जो बॉर्डर है, जो वास्तविक आपका सीमा है, उससे पृथक है, उससे अलग है, ठीक है। इंडिया चाइना कंट्रोल टेरिटरी को डिमार्केट ये करती है। इंडिया चाइना की बॉर्डर नहीं है, इंडिया चाइना कंट्रोल्ड टेरिटरी, यानी कि भारत चीन के जितने क्षेत्र पे कब्जा है भारत और चीन का, उसका सीमा निर्धारण जो है वो LAC करती है। इसको 1962 में इनफॉर्मल सीज फायर लाइन के रूप में बनाया गया था, ठीक है। अनौपचारिक सीज फायर सीमा के रूप में इसको बनाया गया और 1993 में 1993 में इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला, ठीक है। 1993 में इसको आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि की गई और इसको हम LAC के नाम से जानने लगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आराम से चलिए, अच्छे से समझ के चलिए, कहीं पे भी कोई चीज़ ड्रॉप आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं बॉर्डर को। आपका जो भारत और चाइना का बॉर्डर है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है। कितने सेक्टर में डिवाइड है? 3 सेक्टर में। एक आपका ये हिस्सा है, एक आपका ये हिस्सा है और एक आपका ये हिस्सा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो जो ये आपका डिमार्केट किया हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये आपका कहलाता है वेस्टर्न सेक्टर। क्या कहलाएगा? वेस्टर्न सेक्टर। पश्चिमी क्षेत्र, ये आपका मिडिल, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर यानी कि केंद्रीय हिस्सा या मध्य क्षेत्र। और यहाँ पे आपका जो है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडोसाइनो वॉर, इंडोसाइनो लाइन। तो ये 3 सेक्टर में आपका जो साइनो इंडिया बॉर्डर है वो डिवाइड है। पिछले 40 सालों से भारत और चीन में, अक्साई चीन जो है वहां पर कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है, ठीक है। जो अक्साई चीन वाला एरिया, वहां पर गोलीबारी नहीं हुई है। फिर अब हम सीधे आते हैं वेस्टर्न सेक्टर को समझते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये आपका है, जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। इस क्षेत्र का नाम क्या है? अक्साई चीन। ये वेस्टर्न सेक्टर में आता है। और वेस्टर्न सेक्टर में जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है वो है 2150 किलोमीटर। अच्छा, कहीं पर 2150 है, कहीं पर 2152 है, कहीं 49 है, तो वो 2-4-6 किलोमीटर का फर्क चलता, ठीक है। एग्जैक्ट आपको हमने अभी आपको बताया कि एग्जैक्ट डिमार्केट नहीं किया गया है। तो यार इतनी बड़ी हजारों किलोमीटर की सीमा है तो 2-4 किलोमीटर का फर्क तो पड़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली डिमार्केट ये नहीं किया गया, पूरी तरीके से चिन्हित नहीं है ये। तो यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर में भारत और चाइना 2150 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इधर आपका है यूटी ऑफ लद्दाख। इधर कौन सा एरिया है? ये यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। इसको नोट करिएगा, वेस्टर्न सेक्टर है ये वाला हिस्सा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा क्या है? वेस्टर्न सेक्टर। और कितना यहाँ पे इंडिया और चाइना आपस में सीमा साझा करते हैं? तो वो है आपकी 2150 किलोमीटर, 2150 किलोमीटर। अब क्या होगा कि इस तरफ आपका जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, ये क्या है? यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक। और यहाँ पे जो चाइना का एरिया है ये है जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, जिनजियांग
जियांग प्रोविंस, जिनजियांग प्रोविंस है चाइना की। यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पे अक्साई चीन के बगल वाला, ये क्या है, जिनजियांग प्रोविंस। डिस्प्यूटेड ओवर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अक्साई चीन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फेलियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू क्लियरली डिमार्केट अ लीगल बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इट्स कॉलोनी। अब देखिए यहाँ पे आपको वो चीज़ जानने को मिलेगी जो बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है, और क्योंकि हम इंडो चाइना बॉर्डर पढ़ रहे हैं तो हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा। समस्या कहाँ पे शुरू होती है पता है? जब पहली बार जो अंग्रेज थे भैया हमारे ब्रिटिश, उन्होंने जब सीमा निर्धारित किया, सीमा का बंटवारा किया, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, उसी को लेके आगे चल के प्रॉब्लम होती है। जब ब्रिटिश रूल था उस समय दो लाइन आई, ठीक है, दो लाइन दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। दोनों लाइन अलग अलग टाइम पीरियड में दी गई जो डिसाइड करती थी भारत और चाइना का बॉर्डर। तो दो लाइन आती हैं, एक आपकी है जॉनसन लाइन, एक आपकी है मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है। इंडो चाइना बॉर्डर जो है ब्रिटिश के द्वारा दो लाइन दी गई थी, ठीक है, लाइंस। एक आपकी थी जॉनसन्स लाइन और दूसरी थी मैकडोनल्ड्स लाइन। जॉनसन्स लाइन और दूसरी आपकी हो जाएगी मैकडोनल्ड लाइन। दोनों लाइन अलग अलग टाइम पीरियड में आती हैं और दोनों में जो डिमार्केटिंग की गई, जो एरिया चिन्हित किए गए, जो क्षेत्र चिन्हित किए गए भारत और चाइना के बीच में, उनको अलग अलग चिन्हित किया गया। उसी की वजह से आज तक हम विवाद जो है वो झेल रहे हैं। तो जॉनसन लाइन जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जॉनसन लाइन की। तो जो आपकी जॉनसन लाइन है ये आपकी प्रपोज की गई, दी गई थी 1865 में। कब दी गई थी? 1865 में आपकी दी जाती है जॉनसन लाइन। और जो जॉनसन लाइन 1865 में दी गई, उसमें कहा गया अक्साई चीन इन ईस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर नाउ लद्दाख दैट इज अंडर इंडियाज कंट्रोल। इसमें बताया गया कि जो अक्साई चीन है ये इंडिया के कंट्रोल में, क्या बताया गया, इज इन इंडियाज कंट्रोल। यहां तक क्लियर है? जॉनसन लाइन में क्या बताया गया, 1865 में आई थी, अक्साई चीन भारत के कंट्रोल में आता है। जो अक्साई चीन का हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है। ये 1865 में आई, जॉनसन लाइन में कहा गया। इसके बाद आपकी आती है मैकडोनल्ड लाइन। क्या आएगी? मैकडोनल्ड लाइन, जो कि आती है 1893 में, 1893 में। मैकडोनल्ड लाइन ये आई 1893 में, 1893 में। और इसमें कहा गया कि जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, इसमें क्या कहा गया, मैकडोनल्ड लाइन आपकी आती है 1893 में, और इसमें कहा गया कि जो अक्साई चीन है ये चाइना का पार्ट है। किसका पार्ट है? चाइना का। तो भैया अब ये बताइए, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? प्रॉब्लम आएगी ना। एक तरफ पहले बताया गया 1865 में कि वो भारत का हिस्सा है, और 1893 में जब मैकडोनल्ड साहब ने अपनी जब डिमार्केट किया, उन्होंने अपनी लाइन बताई, तो उन्होंने कह दिया कि अक्साई चीन जो है वो चाइना का हिस्सा है। अब यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया जॉनसन लाइन को सही मानती है। इंडिया किसको सही मानती है? जॉनसन लाइन को। और जो चाइना है वो सही मानेगा किसको? मैकडोनल्ड लाइन को। अब जब दोनों अलग अलग लाइन को सही मानेंगे तो भैया लफड़ा तो होगा, उस लफड़े को कोई बचाने वाला नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर है चीजें। अब आज तक ये जो है चला ही आ रहा। थोड़ा सा हम अक्साई चीन के बारे में समझ लेते हैं। जब हम अक्साई चीन के बारे में समझेंगे तो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस मैप में, ये जो हिस्सा ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एकदम देखिए दोनों के बीच में जो स्पेस है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है, ये आपका है सियाचिन। क्या है? ये आपका हो जाएगा सियाचिन। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे आपका ये क्या है? काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा। ठीक है, और ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका है दिमचौक। क्या है? ये देखिए, ये हिस्सा दिख रहा, ये दिमचौक। ठीक है, यहाँ पे है आपका दिमचौक। तो काराकोरम पास से लेके दिमचौक का जो हिस्सा है आपका, लद्दाख का जो काराकोरम से और दिमचौक तक का हिस्सा है, ये आपका अक्साई चीन है और इस पे कब्जा है आपके चाइना का। अगर हम और चीज़ें देखना चाहें तो जैसे अभी काराकोरम पास हो गया, और यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये जो जगह है, यहाँ पे आपका देपसंगला एक जो है दर्रा है। कौन सा दर्रा है? देपसंगला। यहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये क्या है? देपसंगला दर्रा। नोट कर लीजिएगा, देपसंगला दर्रा। ठीक है, देपसंगला पास। उसी के नीचे आपको कुछ पॉइंट अगर और देखने हो तो यहीं पे आपका जो है क्या बोलते हैं, वो है गलवान वैली। ये गलवान वैली का भी आपने कॉन्फ्लिक्ट सुना था ना, 15 जून 2020 को। ये आपका क्या है? गलवान वैली। क्लियर है ये चीज? गलवान वैली आपकी यहाँ पे है। और भी बहुत सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। उन इम्पोर्टेंट प्लेसेस में एक आपका है, यहाँ पे आपका है नुब्रा वैली। क्या है? ये कौन सी जगह है? नुब्रा वैली। क्लियर है? ये आपका जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपका नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली कहाँ होगा? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, नुब्रा वैली कहाँ है? लद्दाख में है। और यहीं पे जो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, ये सब नोट कर लीजिएगा। ये सब क्योंकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब अभी जब से ये अलग यूटी बना और बहुत सारे इशूज हुए, तब से ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। मतलब इम्पोर्टेंट तो हमेशा से था, लेकिन अब थोड़ा सा इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे ये हिस्सा जो है, यहाँ पे आपका आता है आपका पोंगसू लेक। ठीक है, पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग लेक कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, ये भी कहाँ होगा? आपका लद्दाख में होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपका हो गया वेस्टर्न सेक्टर। अब वेस्टर्न सेक्टर चूंकि हम देख चुके हैं, तो हमको अब अगला देखना होगा क्या? मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर। तो इसको मैप को थोड़ा सा, यहाँ वाले जो पॉइंट है इनको बना लीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे आपको इसकी और चीज़ें समझा देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा अभी हम गलवान वैली के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। गलवान वैली को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जो गलवान वैली है, 1962 की वॉर के बाद से ये बहुत शांत एक इलाका हुआ करता था, बहुत पीसफुल एरिया था। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला, डेट थी आपकी 15 जून
2020, जून 15, 2020, 15 जून 2020 को यहाँ पर भारतीय सेना और जो चाइनीज सेना है उसके बीच में हाथापाई होती है। वहाँ पर हथियारों का प्रयोग वर्जित है, तो वहाँ पे कोई गोली वगैरह नहीं चलती है, हाथापाई होती है डंडों से, और काफ़ी कटीले वो तार लगा के वो डंडे में रखते हैं, वो सब सारी चीज़ें वो रखते हैं। तो वहाँ पे 20 भारतीय जवान जो थे वो उसमें मारे गए थे, ठीक। और चाइना के लगभग 44 से 48 जवान इसमें मारे गए। ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट क्लैशेस इन गलवान वैली कहा जाता है। गलवान वैली में अभी तक के जो भी छोटे मोटे क्लैशेस हुए, जो भी आसपास की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, उनमें ये सबसे ज़्यादा हिंसक मानी जाती है। ये दिमचौक है, हमने अभी आपको बताया था, ये दिमचौक के नॉर्थ में स्थित है और ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में। ये आपका लद्दाख है, ये अक्साई चीन है, इसके बीच में गलवान वैली आपकी लोकेटेड है। LAC is located in the eastern part of गलवान वैली। गलवान वैली के पूर्वी क्षेत्र में, गलवान वैली के पूर्व में, ये आपका ईस्ट का एरिया होता है, ठीक है। तो गलवान वैली के ईस्ट में, पूर्व में आपका अक्साई चीन जो है वो स्थित है, या आप कहें कि जो LAC है वो गलवान वैली के पूर्व में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं मिडिल सेक्टर, ठीक है। मिडिल सेक्टर यानी कि जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, मिडिल सेक्टर, इसको हम समझ लेते हैं। आपने वेस्टर्न सेक्टर समझ लिया, अब बारी है मिडिल सेक्टर की, जो आपका यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है। ये क्या है? मिडिल सेक्टर। डिस्प्यूट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ उतना मेजरली डिस्प्यूट जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। इंडिया शेयर्स अबाउट 625 लॉन्ग बाउंड्री विथ चाइना विच रन्स अलोंग द वाटर साइड फ्रॉम लद्दाख टू नेपाल। ये लद्दाख है यहाँ तक, ठीक है, और ये नेपाल है। इसके बीच का जो एरिया है ये आपका मिडिल सेक्टर कहा जाता है, और ये 625 किलोमीटर लॉन्ग है। हिमाचल एंड उत्तराखंड टचेज दिस बॉर्डर विद तिब्बत China in this sector. Both sides do not have much disagreement over the border in this area. तो इस क्षेत्र को लेके बहुत ज़्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो बस आपको याद रखना है कि मिडिल सेक्टर आपका यहाँ शुरू होगा दिमचौक के नीचे से, ठीक है, या हम कहें लद्दाख जहाँ खत्म होता है वहाँ से आपका मिडिल सेक्टर शुरू होता है, और 625 किलोमीटर के ये रन के बाद में नेपाल जहाँ शुरू होगा वहाँ पे आपका ये बाउंड्री खत्म हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। ये हो गया आपका मिडिल सेक्टर, जो कि 625 किलोमीटर लॉन्ग है, 625 किलोमीटर लंबा है। अब आपकी बारी आती है ईस्टर्न सेक्टर की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईस्टर्न सेक्टर ये 1140 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना? 1140 किलोमीटर ये लंबा क्षेत्र है। It runs from the eastern limit of Bhutan to a point near the Talu Pass at the Tri Junction of Tibet, India and Myanmar. तो जो तिब्बत, इंडिया और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे तालू पास है, वहाँ तक ये लाइन जाती है। कहाँ तक जाती है? तालू पास तक। तो हमको यहाँ पे समझना है जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है उसके बारे में, तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पे केवल जो ईस्टर्न सेक्टर है उसका मैप बना दिया। अब हम यहाँ पे आप उसको इजीली समझा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा पॉइंट मिस हो जिससे आप कभी एग्जाम में कोई गलती कर दें अपने नियर फ्यूचर में, तो इसलिए कोशिश रहेगी कि आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेलिंग में बताई जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि जो आपका ये लाइन जो यहाँ से जा रही है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था तुलू पास के बारे में, ईस्टर्न भूटान से शुरू होती है और ये यहाँ तक जाती है जहाँ पे ये तिब्बत और बर्मा और इंडिया का ट्राई जंक्शन है, ठीक है। यहीं पे पास में ईसुराजी पास है और तालू पास है, ठीक है। ईसुराजी पास अगर कोई पूछे या तालू पास पूछे
दोनों ये कहाँ पे हैं? इंडिया, तिब्बत और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे। तिब्बत को खैर हम चाइना भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि तिब्बत पे चाइना का कब्जा है पूरा। ठीक है, चाइना जो है वो तिब्बत को अपना भाग मानता है। अच्छा, इसी को लेके यहाँ की स्टोरी है। क्या स्टोरी है? 1914 में, 1914 में होता है शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, शिमला समझौता 1914 में होता है शिमला समझौता। जब 1914 में शिमला समझौता होता है तो ये होता है ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ये समझौता होता है और इस समझौते में एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जो ये आपकी बाउंड्री लाइन है इंडिया और तिब्बत की। इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन लाइन ये बनाई गई थी शिमला समझौता के तहत, और इस शिमला समझौता को चाइना नहीं मानता। क्या इसके पीछे का कारण है? तो शिमला समझौता जब होता है तो वो तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच में होता है, वहां पे चाइना का कोई रोल नहीं है। अब चाइना क्या कह रहा है कि जब ये तिब्बत हमारा पार्ट है, तिब्बत की तरफ से जिसने भी साइन किया हो वो वैलिड ही नहीं है, वो इसकी लीगलिटी पे ही सवाल उठा देता है। ठीक है, कि ये कानूनी रूप से मान्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तिब्बत जब हमारा क्षेत्र, मतलब वो 1950 से पहले भी तिब्बत को अपना मानता था। 1950 के बाद उन्होंने कब्जा किया, लेकिन 1950 से पहले भी वो तिब्बत को अपना मानता था। तो ये कहता है कि जो क्षेत्र हमारा था, तिब्बत जब हमारा है, तो जब चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई साइन नहीं किया, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई साइन नहीं किया, तो वो अथॉरिटी ही नहीं है तिब्बत की कि वो इस समझौते पे साइन कर सके। तो जब वो कहता है कि ये समझौता लीगल ही नहीं है, तो वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। हालांकि आपका 1959 में इसको आपके जो जोऊ इनलाई, इनका नाम बोलने मुझे बड़ी तकलीफ होती है। 1959 में, 1959 में, ठीक है, 1959 में जोऊ इनलई, ये चाइनीज डेलीगेट थे उस समय के, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर, आप इनको कुछ भी कह सकते हो, वहाँ के उस समय के लीडर थे। तो 1959 में इन्होंने मैकमोहन लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हिस्सा माना था, एलएसी का हिस्सा माना था। तो कहीं ना कहीं जितना वेस्टर्न, जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है, वहाँ पे जितना बड़ा डिस्प्यूट है, उतना बड़ा डिस्प्यूट यहाँ नहीं है। डिस्प्यूट यहाँ है, नो डाउट है, लेकिन उससे कहीं थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि इनके जो उस समय के सुप्रीम थे जोऊ इनलई, उन्होंने 1959 में मैकमोहन लाइन को एलएसी का हिस्सा माना था। ठीक है, 1959 में, 1959 में उन्होंने एलएसी का हिस्सा माना था। तो ये मैकमोहन लाइन आपका हमने बताया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। अब बेसिक हम समझते हैं कि मैकमोहन लाइन में सबसे बड़ा कहाँ पे आपका प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिस्प्यूट है, तो वो 3 क्षेत्रों को लेके है। वैसे तो पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, पूरे के पूरे जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उसको चाइना अपना हिस्सा मानता है। लेकिन 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ को लेके विवाद है। ठीक है, एक आपका है लॉन्गजू, एक आपका हो गया असाफिला, और यहाँ पे आपकी तवांग वैली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपकी तवांग वैली है। तो तवांग वैली, असाफिला और लॉन्गजू, ये 3 क्षेत्रों को लेके आपके मैकमोहन जो लाइन है वहाँ पे आपका, या आपका जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट है इन 3 मेजर पॉइंट्स को लेके। लॉन्गजू की अगर हम बात करें तो 1962 का जो वॉर है, 1962 का जो वॉर है,
उसके बाद से ये लॉन्गजू चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है ये भारत का हिस्सा, लेकिन 1962 के वॉर के बाद से लॉन्गजू आपके चाइना के पास में है, ठीक है। ये सारी वैली में मिगतुन से 2.5 किलोमीटर साउथ में है, तो समझते हैं, या हम यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ आपकी जो है लॉन्गजू है, ये बाउंड्री में जा रही है, यहाँ लॉन्गजू है, और ये आपके मिगतुन से 2.5 किलोमीटर साउथ में है। यहीं इसके ऊपर एक जगह है जिसका नाम है मिगीतुन, क्या नाम है, मिगतुन, ठीक है। तो जो मिगतुन है उससे 12 किलोमीटर साउथ में है लॉन्गजू, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर साउथ में है लॉन्गजू। मिगतुन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, मिगतुन याद रखिएगा, मिगतुन इज द हिस्टोरिकल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हिस्टोरिकल बॉर्डर पॉइंट, ठीक है, जो ऐतिहासिक आपका जो सीमा रहा है उसका ये पॉइंट था मिगतुन, ठीक है। इससे 2.5 किलोमीटर साउथ में आपका है लॉन्गजू। 1959 तक भारत का यहाँ पे लॉन्गजू में पोस्ट हुआ करता है, जो आप ये लॉन्गजू देख रहे हैं यहाँ पे 1959 तक, 1959 तक भारत का एक अपना चेक पोस्ट हुआ करता था। इसके बाद जब यहाँ पे 1962 में कब्जा हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारा इंसरेक्शन होता है, तो इंडिया क्या करता है, वॉर के बाद में वापस इसको ऑक्यूपाई नहीं करता है। इससे 10 किलोमीटर नीचे, कितने, 10 किलोमीटर नीचे साउथ में, 10 किलोमीटर साउथ में लॉन्गजू के एक है माजा, क्या नाम है, माजा, MAZA, माजा। लॉन्गजू के नीचे यहाँ पे माजा है। माजा पे जो ये बॉर्डर, हमारा बॉर्डर पोस्ट हुआ करती थी लॉन्गजू पे, जब चाइना ने लॉन्गजू को ऑक्यूपाई कर लिया तो भारत ने 10 किलोमीटर नीचे माजा पे अपना जो है जो बॉर्डर पोस्ट थी वो इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। पहले कहाँ हुआ करती थी, लॉन्गजू पे हुआ करती थी। ये हो गई आपकी लॉन्गजू की बात। इसके बाद हम अगला देखते हैं, जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है तवांग और असाफिला। क्या है, तवांग और असाफिला। सबसे पहले हम इसके समझ लेंगे असाफिला के बारे में। ये आपका है असाफिला, क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो असाफिला जो है ये करीब 100 किलोमीटर का एरिया है। असाफिला क्या है, करीब 100 किलोमीटर का एरिया है, और यहाँ पे पूरा क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, पूरा जंगली और पहाड़ी एरिया है। 100 किलोमीटर का असाफिला। ये असाफिला को अगर देखा जाए तो ये अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना तो ये इस पे भारत का कंट्रोल है, ना यहाँ पर चाइना का कंट्रोल है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रूप मूवमेंट होते रहते हैं, कभी चाइना का ट्रूप आता है, कभी भारत का ट्रूप आता है, उनमें क्लैशेस भी हुए हैं बहुत सारे, इसको लेके इंसिडेंट हैं, अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ 100 किलोमीटर का एरिया है असाफिला, जो कि पूरी तरीके से जंगली और पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे ना भारत का अभी कंट्रोल है, ना यहाँ पे चाइना का कंट्रोल है, ये दोनों के कंट्रोल से बाहर है, बीच में है। यहाँ पे ट्रूप्स आते जाते रहते हैं, इंडिया के भी और चाइना के भी। 1962 का जो वॉर हुआ था, 1962 का जो युद्ध हुआ था, उसमें ये प्राथमिक क्षेत्र था। उस युद्ध के समय में ये एक प्राइमरी एरिया था, प्राथमिक क्षेत्र था। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ट्रूप मूवमेंट्स होते हैं उनमें कुछ क्लैशेस होते रहे, ठीक है, समय समय पर। जैसे आपका 2014 में चाइनीज ट्रूप जो है वो यहाँ पे रोड बना रहा था। 2014 में चाइनीज ट्रूप्स यहाँ रोड बना रहे थे असाफिला में। इंडियन जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन ट्रूप था, उन्होंने उनको रोक दिया। उसमें थोड़ा बहुत क्लैश भी हुआ, लेकिन ठीक है, उन्होंने उनको रोका। इसके बाद इससे पहले अगर हम देखें तो जून 2003 में, ठीक है, जून 2003 में असाफिला में, जैसे हमने आपको बताया कि ट्रूप मूवमेंट होती रहती है, इंडिया के ट्रूप्स भी जाते हैं और चाइना के ट्रूप्स भी वहाँ जाते हैं। तो जून 2003 में वहाँ पे जो
इंडियन ट्रूप्स थे उनसे चाइनीज ट्रूप्स ने, क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स वहाँ संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को रोक के और उनकी पेट्रोलिंग टीम से क्या किया था, आर्म्स वगैरह छीन लिए थे इंडियन आर्मी से। फिर इसके बाद 2018 में चाइना कंटिन्यूसली इस एरिया में 2019 से, ठीक है, 2018 से चाइना ने ये क्लेम किया असाफिला में, 2018 में चाइना ने क्लेम किया कि जो इंडिया है वहाँ, वो यहाँ कंटिन्यूसली ट्रांसग्रेशन कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ क्या कर रहा है, इंडिया ट्रांसग्रेशन कर रहा है। 2018 में चाइना ने ये कमिट किया था। तो अगर आप देखें 2003 में उन्होंने हमारे आर्म्स छीने थे हमारी पेट्रोलिंग टीम से, उसके बाद से इंडिया ने उनको वहाँ रोड बनाने से रोक लिया इंडियन ट्रूप्स ने। और उसके बाद में भी 2018 में जब चाइना ये कहता है कि वहाँ इंडिया वहाँ कंटिन्यूसली ट्रांसग्रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि ठीक है, शिकायत हो, दृढ़ता की शिकायत हो, लेकिन उससे अगर हमारे गौरव में बढ़ोतरी हो तो हम तो खुश हैं कि चाइना शिकायत करे, यही बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो हर जगह चाइना के ही लोग शिकायत करते रहते हैं, वही अपना दबाव बनाता रहता है। लेकिन अब भारत ने भी जवाब देते हुए ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं कि चाइना को हमारी शिकायत करनी पड़ रही है। तो इट्स अ नाइस थिंग। हम लोग आईआर में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये छोटा सा एक हिस्सा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है मज़ा भी ना आया हो। हाँ, खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा असाफिला के बारे में, हमने देखा तवांग लॉन्गजू के बारे में। अब अगला नंबर आपका है तवांग के बारे में, ठीक है। असाफिला हो गया, लॉन्गजू हो गया, दो आपके जो मेजर पार्ट थे ईस्टर्न बॉर्डर के, उनको हमने पढ़ लिया है। पास का नाम आपको याद रखना है, तालू पास या ईसू राजी पास, ये दोनों आपके ट्राई जंक्शन पे हैं, ठीक है, ये दोनों आपके कहाँ है, ट्राई जंक्शन पे हैं। तो तवांग अगर हम बात करें तो ये नमकाचू रिवर वैली में है, ठीक है, नमकाचू रिवर वैली के पास में है। यहाँ पे आपका है, ये हिस्सा जो आपका है ये है तवांग, और इससे 60 किलोमीटर ऊपर अगर हम देखें ईस्ट में, तो यहाँ पे आपकी है नमकाचू रिवर वैली। नमकाचू रिवर वैली आपकी कहाँ पे है, तवांग से 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, तवांग से 60 किलोमीटर है। 1962 में 1969 में जो युद्ध होता है वो यहीं से शुरू होता है, तवांग से ही, ठीक है। 1962 का 1962 का जो युद्ध शुरू होगा 1962 का, मैंने पहले गलत बोला था क्या, खैर, तो 1962 का 1962 का जो आपका वॉर शुरू होगा, इंडो चाइना वॉर, वो आपका यही तवांग से ही शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, तवांग से शुरू होता है। और यही नमकाचू जो है इसके ईस्ट में इस तरफ, यही तवांग में आपकी एक वैली पड़ती है, समदोरांचू वैली। समदोरांचू वैली, क्या नाम है यहाँ पे, समदोरांचू वैली। ये सब नाम आपको याद रखना है। नमकाचू रिवर वैली हो गई, यहाँ पे आपकी समदोरांचू वैली हो गई, ये कहाँ है, ये तवांग में है या तवांग के पास में है, दोनों में से आप कुछ भी कह लो, बस याद रहे कि यहाँ पे तवांग है, यहाँ पे तवांग। जो आपकी समदोरांचू वैली है ये तो तवांग में पड़ती है, ये तवांग से थोड़ा सा ऊपर पड़ती है, नमकाचू रिवर वैली, ठीक है। समदोरांचू जो ये वैली है, हमने इसका नाम क्यों लिया, क्योंकि देखिए अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं और स्पेशली अगर हम बॉर्डर एरियाज को पढ़ रहे हैं, हम आईआर को पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी जगह का नाम लेते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, तभी उसका नाम हम लेते हैं। नहीं तो ऐसा हम किसी भी क्षेत्र का नाम नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक तो कम से कम 100-200 गाँव हैं, 100-200 आपकी वैलीज होंगी, बहुत सारे जगह होंगी, छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ होंगी। तो अगर हम स्पेशली किसी का नाम ले रहे हैं तो पक्का वहाँ से कोई ना कोई आपका पॉइंट निकल के आएगा। तो उसी में आप देखें कि जो समदोरांचू वैली है, 1986 में जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पे चाइना इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। 1986 में
चाइना ने क्या किया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। चाइना ने 1986 में ऑक्यूपाई किया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको पता है क्या, चाइना ने भारत के समदोरांचू वैली को ऑक्यूपाई किया, तो भारत ने रिटेलिएट करते हुए यांस्टे ऑफ तवांग जो है उसको, एक वैली है यहाँ पे इसी में तवांग के पास में, ठीक है, क्या नाम है, यांस्टे ऑफ तवांग। भारत ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, यांस्टे ऑफ तवांग। तवांग में यांसे एक जगह है, यांसे, ठीक है, यांसे अगर आप उसको बोले, उसका प्रोनाउंसिएशन देखे, उच्चारण देखे तो वो आएगा यांसे। तो यांसे को चाइना ने जब 1986 में समदोरांचू वैली को ऑक्यूपाई किया, जब कब्जा किया, तो भारत ने यांसे ऑफ तवांग पे कब्जा कर लिया जवाबी कार्यवाही के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। और ये पूरा आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया मेजरली अगर हम देखें। बाकी जब हम आईआर पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको और डीप में डिस्कस करेंगे। हम ये समझेंगे कि कहाँ पे कौन से पॉइंट्स किस तरीके से और हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम आईआर में ही देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटी का रीज़न था, पॉलिटी का ही आपका क्राइटेरिया था, उसको फुलफिल किया हमने आपको यहाँ पे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में। इसके बाद हम देखेंगे आपका पीओके, ठीक है, कि आपका अगला टॉपिक रहेगा इसी में, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में पीओके रहेगा, और उसके बाद हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं बढ़ते हैं यहाँ से आगे, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमको कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ानी होंगी, ठीक है। इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए। तो अब हमारा अगला इशू है पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में कौन सी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं हमारी, जो कि पाकिस्तान और भारत में के बीच में है। तो यहाँ पे दो नाम आते हैं, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उसके अलावा दूसरा आता है गिलगित बाल्टिस्तान। ये दोनों स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिलहाल अभी ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। कुछ अभी मेजर स्टेटमेंट्स हैं, हम उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी 2019 में 2019 में हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेशी मामलों के मंत्री, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, वी एक्सपेक्ट वन डे वी विल हैव फिजिकल ज्यूरिडिक्शन ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि एक दिन जो आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर हमारा ज्यूरिडिक्शन होगा, हमारा अधिकार होगा, और वो भी फिजिकल यानी पूरी तरीके से वो हमारा हिस्सा होगा। तो ये 2019 का स्टेटमेंट है मिस्टर एस जयशंकर का। और 22 फरवरी 1994, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, 22 फरवरी 1994, 22 फरवरी 1994। तो क्या होता है 22 फरवरी 1994 को, इंडियन पार्लियामेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट की, भारतीय संसद, ये एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, एक संकल्प पारित करते हैं, जिसमें कहा गया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन is and has been is and shall be an integral part of India।
ये रिजोल्यूशन संकल्प पारित किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है और रहेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है अभी तक, अभी भी है और हमेशा रहेगा। ये रिवोल्यूशन एक संकल्प पत्र पारित किया था हमारी संसद ने 22 फरवरी 1994 को। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री पे, मामला कहाँ से उठता है। तो जब हम इसके रूट कॉज की बात करते हैं, इस मामले की, समस्या की जो उत्पत्ति है इस समस्या की, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 1947 में 1947 इस समय आपके जम्मू कश्मीर के राजा हैं हरि सिंह, राजा हरि सिंह। ये जम्मू कश्मीर के राजा हैं। जितनी भी हमारे भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, जो भी हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आने वाले क्षेत्र हैं, उनमें जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जितनी भी देसी रियासतें थी, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये कहा गया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स भारत के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, भौगोलिक क्षेत्र में आ रही हैं, उनके पास में 3 ऑप्शन हैं। कौन कौन से 3 ऑप्शन हैं? तो एक तो ऑप्शन ये है, यहाँ जो एक्ट आता है इंडिपेंडेंस एक्ट स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास में एक ऑप्शन है ज्वाइन इंडिया। क्या एक ऑप्शन है? ज्वाइन इंडिया। दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन पाकिस्तान और तीसरा ऑप्शन है रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये ऑप्शन चूज किया, रिमेन इंडिपेंडेंट का। अब जब रिमेन इंडिपेंडेंट का ऑप्शन चूज किया राजा हरि सिंह ने, तब उसके बाद आगे चल के होती है प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तो 1947 अगस्त में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। बात आती है 21 अक्टूबर 1947। 21 अक्टूबर 1947, 1947 अक्टूबर 21, पश्तून ट्राइब अटैक करती है कश्मीर पे। पश्तून ट्राइब अटैक करती है कश्मीर पे। जब पश्तून ट्राइब अटैक कर रही है तो यहाँ पे आपका है श्रीनगर, इससे 32 किलोमीटर इस तरफ है आपका बारामूला। ठीक है, यहाँ तक पश्तून ट्राइब यहाँ से ऐसे ये ऐसे आते हैं, सब आक्रमण करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को इनकी आंखें खुलती हैं हरि सिंह की। अभी तक तो इनको था हमको आज़ाद रहना, हमको आज़ाद रहना। अब जब सर पे आक्रमण हुआ तब इनको अपनी हैसियत समझ में आई। तो 24 अक्टूबर को ये उस समय के जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर भेजते हैं कि राजा हरि सिंह कहते हैं कि वी नीड योर हेल्प, आप अपनी आर्मी भेज दीजिए, हमारी हेल्प करिए, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है। तो वल्लभ भाई पटेल तो भाई उनको ऐसे ही नहीं कहा गया है, स्टेचू ऑफ यूनिटी उनके नाम पे ही क्यों बना, कि कैसे उन्होंने 552 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाया था। उन्हीं 552 में एक ये थी जम्मू कश्मीर। और आपको इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ाया था कि 552 में 549 ने इंडिया में शामिल होना एक्सेप्ट किया था, 3 ने नहीं किया था, जिसमें एक आपकी हैदराबाद थी, दूसरी आपकी थी जूनागढ़ और तीसरी आपकी थी जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद में होता है पुलिस एक्शन
जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन पोलो, उसके थ्रू हैदराबाद को भारत में मिलाया जाता है। तो 549 से एक बढ़ के हो गए 550। जूनागढ़ में रेफरेंडम यानी कि जन्म संग्रह होता है और उसको भी जन्म संग्रह भारत के पक्ष में आता है, तो उसको भी भारत में मिला लिया जाता है। तो 551 अब बची थी एक कश्मीर, ये वहीं की कहानी है, देखते हैं ये कैसे भारत में मिलती है। तो 552 नंबर पे जम्मू कश्मीर जो है, ये कहते हैं कि जब इनके ऊपर आक्रमण होता है पश्तून ट्राइब का, ठीक है, और ये 24 अक्टूबर को भेजते हैं वल्लभ भाई पटेल, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उनको लेटर भेजते हैं कि उनको इंडिया से, हरि सिंह को इंडिया से हेल्प चाहिए, ऐसा ऐसा। अब ये मौके का फायदा उठाते हैं और वल्लभ भाई पटेल सीधे कहते हैं कि देखिए ऐसा है, क्योंकि आप भारत में शामिल नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको मदद हम सिर्फ इस शर्त पे कर सकते हैं कि आप भारत में शामिल हो जाएं। अब हरि सिंह के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर नहीं शामिल होते हैं तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। तो इन्होंने कहा कि अब ये मर कट के कब्जा होने से बेहतर है, पाकिस्तान में शामिल होने से बेहतर है हम खुशी खुशी भारत में शामिल हो जाएं। अब जब खुशी खुशी भारत में शामिल होने की बात आती है, तो 26 अक्टूबर को, अक्टूबर 26, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देते हैं हरि सिंह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं राजा हरि सिंह। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, भारत का हिस्सा हो गया। अब जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ तो यहाँ से तुरंत भेजे गए ट्रूप्स, ठीक है, 26 अक्टूबर के बाद में यहाँ से ट्रूप्स भेजे गए। जो ट्रूप्स भेजे गए, यहाँ पे युद्ध वगैरह सब कुछ नौटंकी दुनिया भर की चल रही है। उसी बीच में एक छोटी सी गलती, क्यों, क्योंकि गलती क्यों, सबके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, वो मानवीय भूल थी और वो उसको हम कोई गुनाह के रूप में नहीं देखते, हो जाता है कभी कभी चीज़ें हमको तत्कालिक तौर पे, हमको जब एक अटेंडम कुछ समय डिसीजन लेने होते तो कभी कभी वो डिसीजंस हमसे गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों में से एक था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को, इधर ये मारधाड़ चल रही है, भारतीय ट्रूप्स लगे हुए हैं, पाकिस्तानियों को लगातार पीछे कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ से पहुँच वापस करते 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 यहाँ तक ले आए थे, समझ रहे हैं। जो पाकिस्तानी पश्तून ट्राइब और उसके आड़ में जो भी पाकिस्तानी सेना के और जो भी लोग थे, वो यहाँ तक आ गए थे, बारामूला तक, जो कि श्रीनगर से मात्र और मात्र 32 किलोमीटर, ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर, बारामूला। तो यहाँ तक आ गए थे, इंडियन ट्रूप्स लगातार उनको पीछे कर रहे थे। अगर 1 जनवरी 1948 को हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूएन में ये मुद्दा ना उठाए होते, अगर यूएन का इंटरफेरेंस नहीं होता तो उस समय हम कश्मीर को अपने कब्जे में ले चुके होते और बल्कि उससे ज़्यादा ही कब्जा कर लिया होता हमने, और आगे बढ़ के चले गए होते। लेकिन खैर ठीक है, हो सकता है कि उस समय की नज़ाकत के हिसाब से वो करना उनको उससे वाजिब लगा हो। तो जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। अब इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट डाउन कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1948 यूएन में गया मुद्दा, यूएन ने रिजोल्यूशन नंबर 47 पास किया, संकल्प नंबर 47
पास किया यूएन ने, और कहा, क्या कहा है इस रिजोल्यूशन में? यूएन ने कहा कि भैया देखो ऐसा है पाकिस्तानियों से कि आप लोग अपने जो भी आपके ट्राइब्स हैं, ट्रूप्स हैं, जो भी हैं, उनको आप भैया ऐसा सीमा से बाहर करिए, ठीक है, पहली बात तो पीछे करिए। भारत से कहा कि पहला पॉइंट हो गया, पाकिस्तान को पीछे हटने को बोला। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो भारत है वो लिमिटेड, मतलब ऐसा भी ना हो कि मार पूरी पूरी फौज भेज दे, एक लिमिटेड मात्रा में जितनी वहाँ की सिक्योरिटी के लिए आवश्यक हो, ज़रूरत हो, उतनी फोर्स यहाँ पे भेज के आप इस्टेब्लिश करिए, उस स्टेट को सेव करिए। और तीसरा कहा कि वहाँ पे रेफरेंडम कराइए, प्लेबिसाइट, ठीक है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि वही जनमत संग्रह, कि आप वोट कराइए, वहाँ के लोग, जैसे भी इस एरिया में जहाँ पे जितने में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वहाँ के लोग या ये पूरे कश्मीर के लोग क्या करें, वोट करें। अगर वो भारत के पक्ष में वोट करते हैं तो वो भारत में जाएं, और अगर पाकिस्तान के पक्ष में वोट करते हैं तो पाकिस्तान में जाएं, और अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहें। तो जो भी है वो प्लेबिसाइट वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे जनमत संग्रह होना चाहिए, ये बातें होती हैं। अब चूंकि यूएन ने अपनी गाइडलाइन दे दी, यूएन ने अपना रिजोल्यूशन दे दिया, तो उसके बाद में कोई ऐसी एक्टिविटी इलीगल नहीं हो सकती थी। अगर यूएन का ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया होता, यूएन का अगर रिजोल्यूशन नहीं आया होता, तो भारत इजीली आगे बढ़ रहा था और बढ़ते हुए उसको कब्जा कर लेता। फिर 1949 में, 1949 में कराची एग्रीमेंट होता है, ठीक है, 1949 में। 1949 में कराची समझौता होता है, और उसमें कहा जाता है कि जो सेना जहाँ तक पहुँच गई है, हम लोग वहाँ पे उस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। हमारी सेना जहाँ भी है, हम उस पोजीशन को मेंटेन करेंगे और वहाँ पे एक सीज फायर लाइन बनाएंगे। तो उस समय ये ऐसे करके आपका पूरा सीज फायर लाइन बना दी गई, क्योंकि उस समय भारत की सेना जो यहाँ तक ये पाकिस्तानी आ चुके थे, इनको पीछे करते करते यहाँ तक ले जा चुके थे। तो यहीं पर सीज फायर लाइन बना दी गई। सीज फायर लाइन का मतलब आप लोगों को पता है? सीज फायर लाइन का मतलब होता है कि अब यहाँ पे जैसे इधर भारतीय हो गए, इधर पाकिस्तानी हो गए, ये एक दूसरे पे गोलियां नहीं चलाएंगे, यहाँ पे गोलियां नहीं चलेंगी, सीज फायर होगा, ठीक है। फायर सीज, सीज मतलब बंद करना, ठीक है। कहते नहीं गाड़ी सीज हो जाएगी, बोलते हैं गाड़ी बंद हो जाएगी, खाने बंद कर देते हैं तो उसको सीज होना बोलते हैं। तो उसी तरीके से फायर को सीज कर दिया जाए, एक ऐसी लाइन बना दी गई, मतलब जो जहाँ है हमारी सेना, भारतीय सेना जहाँ है, पाकिस्तानी सेना जहाँ है, वहाँ पे हम उसको मेंटेन करके एक सीज फायर लाइन बना देंगे। ये कहा गया कराची समझौते में। फिर इसके बाद में 1963 में, 1963 में साइनो पाकिस्तान ट्रीटी होती है, साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट होता है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ का, ये है वाला हिस्सा 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिसको हम सक्सगन बोलते हैं, सक्सगान। इसको दे दिया चाइना को, और आज ये चाइना का पार्ट है, चाइना के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट है ये सक्सगन। ये क्या था? ट्रांस काराकोरम ट्रैक था। ये यहाँ पे ट्रांस काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय जो है उसको कहते हैं, यहाँ पे ट्रांस काराकोरम ट्रैक था। क्या था? ट्रांस काराकोरम का हिस्सा था ये। इसको दे दिया चाइना को 1963 में, 1963 में। और इसके बाद 1972 में इंडिया पाकिस्तान में एक समझौता होता है, इंडो पाक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता।
जो ये शिमला समझौता हुआ 1972 में, 1972 में, यहाँ पे जो सीज फायर लाइन थी उसको ऑफिशियली डेजिग्नेट करते हुए नाम दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। शिमला एग्रीमेंट में ही ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे LOC नाम जो है वो दिया गया, किसको? सीज फायर लाइन को नाम। जो सीज फायर लाइन थी जो आपके कराची एग्रीमेंट में 1949 में बनी थी, उसको 1972 में आधिकारिक तौर पे LOC कहा गया। ठीक है, और कहा गया कि यहाँ पे हम कोई भी अब एनेक्सेशन और एक दूसरे की तरफ नहीं आगे बढ़ेंगे। ये था आपका 1972 का शिमला एग्रीमेंट। तो तब से वो हिस्सा इनके पास में है। अब इनके पास में वो हिस्सा है, तो थोड़ा सा वहाँ का भी चीज़ें समझ लेते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और क्या है, यूनिट कैसे है। तो देखिए, जब हमने बताया था वो अटैक पर, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। जब हमने आपको बताया था कि जब यहाँ से अटैक होता है तो ये बारामूला तक आते हैं, तो ये सबसे पहले मुजफ्फराबाद आते हैं, उसके बाद बारामूला में जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो ये POK है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये आपका POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये गिलगित बाल्टिस्तान है। इन दोनों के बारे में दो चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ ली, मतलब ठीक है, दो क्या और भी पॉइंट है, आइए पढ़ते हैं। तो POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी POK, इसका अगर हम कैपिटल देखें तो इसका कैपिटल है मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद इज द कैपिटल ऑफ POK। मुजफ्फराबाद जो है वो नीलम रिवर के किनारे है। ठीक है, नीलम रिवर, और नीलम रिवर जो है इसको भारत में किशन गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किशन गंगा। तो मुजफ्फराबाद किस रिवर के किनारे है? अगर किशन गंगा ऑप्शन में दिया है तो भी सही है, नीलम रिवर दिया है तो भी सही है। और नीलम रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। झेलम नदी की सहायक नदी है नीलम नदी, जहाँ पर, जिसको हम भारत में किशन गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुजफ्फराबाद स्थित है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है, POK की राजधानी है। और 2017 में जो वहाँ पाकिस्तान की सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन अगर हम देखें, पॉपुलेशन 2017, तो ये है 40 लाख, यानी कि 4 मिलियन। और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं POK में? तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये आपका POK है। कैसे पाकिस्तान के पास पहुंचा ये आपको पता चल चुका है, वहाँ के बारे में आपको हमने बता दिया। इसी तरीके से अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो ये जो एरिया है ये लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये भी 10 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, 10 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान है उसने इसको 5th प्रोविंस जो है वो डिक्लेयर किया है। ठीक है, पाकिस्तान ने इसको क्या किया है? 5th प्रोविजनल प्रोविंस, 5th प्रोविजनल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अनाउंस किया है पाकिस्तान ने अभी हाल ही में। तो ये दोनों आपको फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। इसी के साथ आपकी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ रह भी जाता है तो वो चीज़ें और आगे कवर होंगी। फिलहाल इसको आप अच्छे से पढ़िए और
जो आपका ये पीओके हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, शाही चीन जो ये हिस्सा था शाही चीन का, उधर आपने अरुणाचल प्रदेश में वो 3 एरियाज़ देखे थे। तो ये सभी कुछ आपको नोट डाउन अच्छे से करना है, रिवाइज़ करना है, क्योंकि ना सिर्फ़ ये आपके बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, बल्कि मैं तो इसको सीधे बोलता हूँ कि ये आपके यूपीएससी के अप्रोच हैं, कि आपने इसको कैसे पढ़ा है, आपने इसको सीरियसली लिया है कि नहीं लिया है, इस पे आपकी अप्रोच क्या है, ये कहीं न कहीं आपको बहुत हेल्प करती है आपके मेंस राइटिंग में। और सबसे बड़ी चीज़, ये आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन इसमें अभी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो मैंने बताई नहीं है, जो कहीं न कहीं आपको मेंस और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है, कि अगर ले लिया है पाकिस्तान ने, तो दे दो इसको, लड़ाई ख़त्म करो ना। क्यों हम लड़ाई ख़त्म नहीं कर रहे हैं? इसका कुछ रीज़न होगा। तो क्यों पीओके को भारत लेना चाहता है? क्या भारत पीओके को ले सकता है वापस, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को? और लेने से क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना होगा, जिस पे हमारी एक सेपरेट लेक्चर रहेगा आगे चल के। अभी हमारा फोकस है कि हम अपने इंडियन पॉलिटी, जो हमारी पॉलिटी मेड इजी सीरीज़ है, उसको कंप्लीट करें। तो इसी के साथ में हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमने फैक्ट्स वगैरह को ईजी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा आई थिंक सिटीजनशिप का लेक्चर होगा, नागरिकता का। उसमें आपसे मुलाकात करते हैं। कोई भी क्वेरी होने पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे भी अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। मोस्ट प्रॉबली हम वहाँ पे भी एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।